गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो में हम करेंगे आर्थिक सांख्यिकी या एमसीक्यू ऑफ आर्थिक सांख्यिकी के कक्षा 11th की जो बुक है, पहली जो बुक है सांख्यिकी, उससे रिलेटेड एमसीक्यू हम करने जा रहे हैं। तो इसमें पहला लेसन है अर्थशास्त्र की अवधारणा एवं आर्थिक विश्लेषण में सांख्यिकी का महत्व। बच्चों, यहाँ पर पहला जो एमसीक्यू है हमारे सामने वो इस प्रकार से है। स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वर्ष में हुआ? ए ऑप्शन 1749, बी 1849, सी 1790 और डी 1801। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। 1749 में स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी के जनक या पिता कौन थे? ए ऑप्शन गोटफ्राइड आकेनवाल, बी क्रॉक्सटन व काउडन, सी ए एल बाउले, डी डब्ल्यू.आई. किंग। हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन है ए, क्योंकि गोटफ्राइड आकेनवाल ही सांख्यिकी के पिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? ए ऑप्शन रेखा गणित, बी बीजगणित, सी अंक गणित, डी राजनीतिक अंक गणित। यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है वो है अंक गणित। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ है आंकड़ों से, सांख्यिकी विधियों से, संख्यात्मक तथ्यों से या इनमें से किसी से भी नहीं। तो बच्चों, एक वचन के रूप में जो सांख्यिकी का अर्थ है वो होता है सांख्यिकी विधियाँ, जबकि बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ होता है समंक या आंकड़े। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ क्या है? तो बिल्कुल सीधी सी बात है, जैसे हमने अभी बताया था आंकड़े, आंकड़ों से होता है। ए ऑप्शन समंक या आंकड़ों से है, बी सांख्यिकीय विधियाँ, ये बहुवचन के रूप में नहीं बल्कि एक वचन के रूप में है परिभाषा, सी सांख्यिकी विज्ञान से, डी राजनीतिक विज्ञान से। तो हमारा जो सही ऑप्शन था वो आंकड़ों से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों छठा, सांख्यिकी निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोगी है? जनसाधारण के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए, अर्थशास्त्री या उपयुक्त सभी? देखो बच्चों, ये सभी के लिए लाभदायक है सांख्यिकी, तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी की सीमा कौन सी है? जो सांख्यिकी है या स्टैटिस्टिक्स है उसकी सीमाएं कौन सी हैं? सांख्यिकी केवल साधन मात्र है, पहली सीमा ये है। फिर है सभी सांख्यिकी का प्रयोग नहीं कर सकते, सी है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं हो सकता, डी है उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है ये, इसकी सीमाएं हैं ये। तो यहाँ पर सही ऑप्शन उपयुक्त सभी है, क्योंकि सांख्यिकी केवल साधन मात्र है, ये ठीक है। सभी सांख्यिकी का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि एक्सपर्ट लोग ही कर सकते हैं। और सी है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं हो सकता, क्योंकि सांख्यिकी संख्याओं का विज्ञान है और एक अकेली संख्या सांख्यिकी नहीं कहला सकती। इसलिए ये भी इसकी एक सीमा है कि व्यक्तिगत एक एक इकाइयों का अध्ययन इसमें नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विश्लेषण में कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? समंकों का एकत्रीकरण, समंकों का व्यवस्थीकरण, समंकों का प्रस्तुतीकरण, उपयुक्त सभी। बच्चों, यहाँ पर ये सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सारी विधियों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी एक विज्ञान नहीं, यह एक वैज्ञानिक विधि है, ये शब्द किस अर्थशास्त्री ने कहे? ए ऑप्शन है ब्लेयर, बी बाउले, सी क्रॉक्सटन तथा काउडन, क्रॉक्सटन तथा काउडेन, डी टिपेट। बच्चों, यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो सी है, क्रॉक्सटन तथा काउडेन ने ये शब्द कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा आ रहा है हमारे पास, 10वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण अधिक श्रेष्ठ तथा महत्वपूर्ण है? संख्यात्मक विश्लेषण, प्रयोग सिद्ध विश्लेषण,
संख्यात्मक तथा प्रयोगसिद्ध विश्लेषण, इनमें से कोई नहीं। बच्चों यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है ए, संख्यात्मक विश्लेषण, जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, झूठ 3 प्रकार के होते हैं, झूठ, निंदनीय झूठ और सांख्यिकी। बच्चों ये इसमें यहाँ पर इस प्रकार से भी आ सकता है, यहाँ पर सफ़ेद झूठ भी आ सकता है, क्योंकि हमने कई बार देखा है झूठ, सफ़ेद झूठ और सांख्यिकी। तो यहाँ पर निंदनीय झूठ के स्थान पर सफ़ेद झूठ भी लिखा आ सकता है और ये भी सही है। तो देखो हमने क्या करना है कि हमने ये बताना है कि किस विद्वान का है ये कथन। झूठ 3 प्रकार के होते हैं, झूठ, निंदनीय झूठ और सांख्यिकी। यह कथन किस विद्वान का है? ए टिपेट, बी डॉक्टर बाउले, सी H.G. वेल्स और डी डिजराइली। बच्चों यहाँ पर डी से डिजराइली, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डिजराइली। डिजराइली ने कहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, झूठ, सफ़ेद झूठ और सांख्यिकी, यानी कि झूठ 3 प्रकार के होते हैं, डिजराइली ने कहे थे। नेक्स्ट हमारे सामने है बच्चों ट्रू एंड फॉल्स। MCQ हमने कराए, अब हम कराएंगे सत्य अथवा असत्य। भाई ये जो लाइन लिखी हुई है, ये कथन है, ये सत्य है या असत्य है? अगर असत्य है तो क्यों है और सत्य है तो क्यों है? देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, असीमित आवश्यकताओं और दुर्लभ साधनों से संबंधित मानवीय व्यवहार का अध्ययन अर्थशास्त्र है। बच्चों ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं असीमित होती हैं और हमारे साधन दुर्लभ होते हैं, और मानवीय व्यवहार, मानव जो बातें करता है सुबह से शाम तक, जो भी व्यवहार करता है उसका अध्ययन अर्थशास्त्र, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी वह विज्ञान है जो संख्यात्मक सूचनाएं एकत्रित करता है। ये भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल संख्यात्मक सूचनाएं एकत्रित करता है, तो ये भी ट्रू है, इसे पहले वाला भी ट्रू है। नेक्स्ट है, सांख्यिकी के अंतर्गत गुणात्मक तथ्यों जैसे ईमानदारी, बुद्धिमत्ता, मित्रता का अध्ययन किया जाता है। तीसरा ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि भाई ये गुणात्मक तथ्यों का नहीं बल्कि संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करता है, इसलिए फॉल्स है। अगला है, सांख्यिकी कला तथा विज्ञान दोनों ही है। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सांख्यिकी कला भी है और सांख्यिकी विज्ञान भी है, तो ये ट्रू है, यानी कि चौथा जो क्वेश्चन है ये सही है और ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र गैर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। यहाँ पर देखेंगे 5वां क्वेश्चन, गैर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गैर आर्थिक नहीं बल्कि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है, इसलिए ये असत्य है, 5वां फॉल्स है। ठीक है, यानी कि ये ठीक नहीं है, मतलब ये लाइन सही नहीं है, ये असत्य है। अगला क्वेश्चन है 6, जिन क्रियाओं के पीछे धन प्राप्ति का उद्देश्य नहीं होता उन्हें सामाजिक क्रियाएं कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है, ट्रू है, क्योंकि जिसमें धन प्राप्ति का उद्देश्य नहीं होता वो समाज के अंदर सामाजिक रिश्ते निभाने के लिए की जाती हैं, तो उसको बोलते हैं सामाजिक क्रियाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी के अंतर्गत संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ये 7वां क्वेश्चन है, ये बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू है, क्योंकि संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। अगला है, झूठ 3 प्रकार के होते हैं, झूठ, निंदनीय झूठ और सांख्यिकी। यह कथन डिजराइली का है, ये बिल्कुल ठीक है, इसको हम ट्रू बोलेंगे, ट्रू है, ये सत्य है, क्योंकि डिजराइली ने ये कहे थे, तो ये सही है। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी का दुरुपयोग असंभव है। ये गलत है, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि सांख्यिकी का दुरुपयोग संभव है, मतलब हो सकता है दुरुपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगले अभी ये छोटे क्वेश्चन आ गए हैं, ये हम नहीं कराएंगे, हम कराएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। नेक्स्ट लेसन के आ गए। नेक्स्ट जो लेसन है उसका नाम है आंकड़ों का संकलन। आंकड़ों का जो संकलन है उसके MCQ हमारे सामने हैं, हम इस प्रकार से इनकी स्टडी करेंगे। देखिएगा बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने है, समंक किस प्रकार के होते हैं? समंक किस प्रकार के होते हैं? प्राथमिक व द्वितीयक, तृतीयक व चतुर्थक, कच्चे व पक्के, खाली व भरे। बच्चों यहाँ पर ये बिल्कुल आसान सा है, समंक किस प्रकार के होते हैं? तो देखो बच्चों, समंक या आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, समंक मतलब आंकड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधानकर्ता ने अपने आंकड़े
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन से प्राप्त किए हैं। इन आंकड़ों को कहेंगे। देखिएगा, अनुसंधानकर्ता ने अपने आंकड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन से प्राप्त किए हैं, यानी कि इकट्ठे किए हुए, ऑलरेडी जो तैयार आंकड़े थे वो इकट्ठे किए हैं। इन आंकड़ों को क्या कहेंगे? प्राथमिक आंकड़े बिल्कुल भी नहीं। बी द्वितीयक आंकड़े, सी प्राथमिक व द्वितीयक दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये द्वितीयक आंकड़े हैं। पहली बार जब अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य के अनुसार करता है, इकट्ठे करता है, खुद फील्ड में जाके करता है, तो उसको प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। लेकिन ये आंकड़े तो ऑलरेडी एकत्रित हो चुके थे, इसलिए द्वितीयक आंकड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आंकड़े पहले एकत्रित किए जा चुके हैं और अनुसंधान के लिए नए सिरे से एकत्रित नहीं किए जाते, क्या कहलाते हैं? प्राथमिक आंकड़े या द्वितीयक आंकड़े, दिग्दर्शक आंकड़े, या इनमें से कोई नहीं? बच्चों यहाँ पर ये सही ऑप्शन होगा बी, द्वितीयक आंकड़े। जो पहले ही किसी ने एकत्रित कर लिए हैं वो द्वितीयक आंकड़े या सेकेंडरी डाटा कहलाते हैं, जबकि पहली बार अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य के अनुसार जब आंकड़े एकत्रित करता है तो उसको हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र में प्रकाशित क्रिकेट मैच की रन संख्या के आंकड़े कौन से आंकड़े कहलाएंगे? देखो बच्चों, जो समाचार पत्र है, अखबार है, उसमें क्रिकेट मैच की रन संख्या के आंकड़े कौन से आंकड़े कहलाएंगे? क्योंकि पहले से ही छपे हुए हैं तो द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, दिग्दर्शक आंकड़े या वर्णनात्मक आंकड़े? तो हमारे यहाँ पर सही ऑप्शन है द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान करने वाले व्यक्ति हैं, अनुसंधान करने वाले व्यक्ति हैं सूचक, गणक, संवाददाता या अनुसंधानकर्ता? अनुसंधानकर्ता यहाँ पर आएगा। अनुसंधान करने वाले व्यक्ति होते हैं अनुसंधानकर्ता, जो अनुसंधान करता है। देखो बच्चों, सूचक सूचना देता है, गणक गणना करता है, जबकि संवाददाता फील्ड में से सूचना देता है। जो अखबारों में या इनमें न्यूज़ देते हैं उनको संवाददाता कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है अनुसंधानकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुसंधानकर्ता के लिए प्राथमिक आंकड़ों का स्रोत है मैगजीन, समाचार पत्र, सरकारी प्रकाशन या प्रश्नावली? देखो बच्चों, प्राथमिक आंकड़े कहाँ से, जब वो प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करता है तो प्रश्नावली भरवाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। जबकि मैगजीन प्राथमिक आंकड़ों का स्रोत नहीं है, बल्कि द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत है। इसी प्रकार से समाचार पत्र, उसमें पहले से ही आंकड़े छपे होते हैं, और सरकारी प्रकाशन, ये सब क्या है? द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत हैं। जबकि प्राथमिक आंकड़े स्वयं अनुसंधान करता अपने आप फील्ड में जाके प्राप्त करता है। और जिस तरह से बताया ना डी ऑप्शन, प्रश्नावली भरवा के आंकड़े इकट्ठे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक आंकड़ों का प्रमुख स्रोत कौन सा है? प्रकाशित स्रोत, अप्रकाशित स्रोत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? बच्चों यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्रकाशित स्रोत और अप्रकाशित स्रोत जो हैं ये तो द्वितीयक आंकड़े हैं। ये तो द्वितीयक आंकड़े हैं, प्रकाशित और अप्रकाशित स्रोत। देखिएगा, ये द्वितीयक आंकड़ों का है, इनमें से कोई नहीं, ये बिल्कुल है। अब ये देखिएगा, प्राथमिक आंकड़ों का प्रमुख स्रोत, यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो ये जो प्रकाशित लिखा हुआ है ये गलत है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि प्रकाशित स्रोत और अप्रकाशित स्रोत ये द्वितीयक आंकड़ों के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्राथमिक आंकड़े अनुसंधान में प्रयोग किए जाते हैं। प्राथमिक आंकड़े अनुसंधान में प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान से देखेंगे, पहली बार, दूसरी बार, बार बार, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आएगा पहली बार। ये जो ए ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्राथमिक आंकड़े अनुसंधान में प्रयोग किए जाते पहली बार, और जब वो छप जाते हैं, उनकी छपाई हो जाती है, तो वे द्वितीयक आंकड़े बन जाते हैं। जब कोई और व्यक्ति वहाँ से छपे हुए आंकड़ों को या प्रिंटेड आंकड़ों को एकत्रित करता तो द्वितीयक कहलाते हैं। तो पहली बार आएगा यहाँ पर, दूसरी बार, बार बार ये नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं? साक्षात्कार विधि द्वारा, इंटरव्यू जैसे हम उसका लेते हैं, और अप्रत्यक्ष मौखिक जांच के द्वारा,
गणकों द्वारा भरी हुई प्रश्नावली द्वारा या उपर्युक्त सभी। देखो बच्चों यहाँ पर ये सही ऑप्शन है डी, सभी, यानी कि सभी कोई जो भी स्रोत है वहाँ से आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधानकर्ता को समंक संकलित करते समय निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। देखिए, अनुसंधानकर्ता को समंक एकत्रित करते समय निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। सूचना के उपयुक्त स्रोत का चुनाव, सूचना की उपयुक्त विधि का चुनाव, ये भी ठीक है। उपयुक्त संकलन इकाई का चुनाव, ये भी ठीक है। उपयुक्त सभी, तो बच्चों यहाँ पर उपयुक्त यानी कि तीनों जो ऑप्शन है ना वो सही है, यानी कि डी ऑप्शन आएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए किस विधि को अपनाया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को, यानी कि जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने हैं, किस विधि को अपनाया जाता है। डाक द्वारा प्रश्नावली भेजकर, ये नहीं है। जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का एकत्रित करना, ये नहीं है। अगला है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, ये भी नहीं है। तीसरा, स्थानीय संवाददाताओं से सूचना, और डी है सूचकों से प्रश्नावली भरवाकर। वे खुद प्रश्नावली भरेंगे सूचक, तो वो भी नहीं है। संवाददाता, स्थानीय संवाददाताओं से सूचना, भारत में जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का एकत्रित करने के लिए किस विधि को अपनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा स्थानीय संवाददाताओं से सूचना, जो भी स्थानीय लोग हैं उनसे हम सूचना प्राप्त कर लेते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखबारों में जो खबरें अपने संवाददाताओं द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर छपती हैं, वह सूचना का कौन सा स्रोत होता है। देखो बच्चों, अखबारों में जो खबरें अपने संवाददाता द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर छपती हैं, वह सूचना का कौन सा स्रोत होता है। अप्रत्यक्ष मौखिक, नहीं। गणकों के द्वारा, ये भी नहीं है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत है, ये भी नहीं है। स्थानीय। देखो, अखबारों में जो खबरें अपने संवाददाताओं द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर छपती हैं, यह सूचना का कौन सा रूप होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे स्थानीय। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ए अप्रत्यक्ष मौखिक, बी गणकों द्वारा, सी स्थानीय, और डी प्रत्यक्ष व्यक्तिगत विधि द्वारा। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो है सी। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए, प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए, प्रश्न छोटे होने चाहिए, उपयुक्त सभी। बच्चों ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि सारे ही ऑप्शन होने चाहिए, एक अच्छी प्रश्नावली के गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी में समग्र से तात्पर्य है, यानी कि एग्रीगेट क्या होता है। ध्यान से देखेंगे, केवल किसी देश में रहने वाले लोगों की संख्या से है, अनुसंधान क्षेत्र की संपूर्ण इकाइयों से, केवल स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या से है, या केवल आकाश में तारों की संख्या से है। क्या आएगा सही ऑप्शन। देखो, सांख्यिकी में समग्र से तात्पर्य क्या है। ए ऑप्शन है केवल किसी देश में रहने वाले लोगों की संख्या, बी अनुसंधान क्षेत्र की संपूर्ण इकाइयों से, सी केवल स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या से है, और डी केवल आकाश में तारों की संख्या से है। बच्चों यहाँ पर आएगा जो हमारा जो सही ऑप्शन है, अनुसंधान क्षेत्र की संपूर्ण इकाइयों से। अनुसंधान, देखो जहाँ से भी हम अनुसंधान करना चाहते हैं उसमें जितनी भी इकाइयाँ, मान लीजिए एक स्कूल है और उसमें 300 बच्चे हैं, तो 300 के 300 बच्चों का डाटा हमने कलेक्ट करना है। ये होता है समग्र से तात्पर्य। अनुसंधान क्षेत्र की संपूर्ण इकाइयों से समग्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र में से चुनी हुई इकाई को खाली स्थान कहते हैं। देखो बच्चों, इसको कहते हैं सैंपल। टोटल में से अगर कुछ इकाइयाँ हम चुन लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बनाते हैं, ये पूरा बाउल बना दिया हमने, और यहाँ पर बहुत सारी बोल हैं इसमें, और देखो समग्र में से चुनी हुई इकाई को खाली स्थान कहते हैं। उसको अगर मान लीजिए हमने एक यहाँ पर अलग से इसको हमने चुन लिया है एक बोल को, तो देखो ये क्या कहता है, समग्र में से चुनी हुई इकाई को खाली स्थान कहते हैं, न्यादर्श कहते हैं, यानी कि सैंपल कहते हैं। ये सैंपल हमने ले लिया, 2 बोल ले ली, मान लीजिए किस कलर की थी, कैसे थी, वो हम यहाँ देख लेंगे। तो देखो ये क्या है, ये सैंपल है। तो समग्र में से चुनी हुई इकाई को खाली स्थान कहते हैं।
यहाँ पर आएगा न्यादर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन खाली स्थान में किया जाता है। देखो बच्चों, समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन खाली स्थान में किया जाता है संगणना विधि में, गुणा विधि में, निदर्शन विधि में और भाग विधि में। तो यहाँ पर आएगा संगणना विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदर्श न्यादर्श होना चाहिए। एक न्यादर्श होना चाहिए, एक सैंपल, एक आदर्श सैंपल किस प्रकार का होना चाहिए? देखिएगा, बड़ा, बी ऑप्शन है छोटा, सी मध्यम आकार का और डी विश्वसनीय। तो बच्चों यहाँ ही ना कोई भी जो आदर्श है, जो सैंपल है, पहली बात है वो विश्वसनीय होना चाहिए। विश्वसनीय होना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिदर्श आंकड़े की विश्वसनीयता निर्भर करती है। प्रतिदर्श के आधार पर, प्रतिदर्श की विधि पर गणकों के प्रशिक्षण पर, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को मौलिक रूप से इकट्ठा करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन संगणना विधि, बी न्यादर्श विधि, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चों, अभी क्वेश्चन दोबारा से पढ़ेंगे। भारत में जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को मौलिक रूप से इकट्ठा करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर देखो, प्रत्येक मद का हिसाब लेना है, प्रत्येक मद से पूछना है, प्रत्येक मद को काउंट करना है। तो यहाँ संगणना विधि आएगी। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है माहांक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माहांक जड़ता नियम के अनुसार माहांक जड़ता नियम क्या था? तो देखेंगे, बड़ी संख्याएं छोटी संख्याओं की तुलना में शिथिल होती हैं। और बी ऑप्शन है छोटी संख्याएं बड़ी संख्याओं की तुलना में शिथिल होती हैं। छोटी व बड़ी दोनों संख्याएं शिथिल होती हैं। और डी इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चों, यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ए, कि बड़ी संख्याएं छोटी संख्याओं की तुलना में शिथिल होती हैं। अभी हमारा ए ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक समूह की व्यक्तिगत इकाइयाँ बदलती रहती हैं। इंडिविजुअल यूनिट्स जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। एक समूह की व्यक्तिगत इकाइयाँ बदलती रहती हैं परंतु समस्त समूह बहुत धीरे धीरे बदलता है। यह विचार है खालिस्तान डॉक्टर का, यानी कि ए डॉक्टर बाउले का, टिपेट का, किंग का और क्राक्सटन का। तो बच्चों यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है कि डॉक्टर बाउले का। जो डॉक्टर बाउले हैं उन्होंने कहा था कि एक समूह की व्यक्तिगत इकाइयाँ बदलती रहती हैं परंतु समस्त समूह धीरे धीरे बदलता है। ये विचार किसका था? डॉक्टर बाउले का। नेक्स्ट है बच्चों ट्रू एंड फॉल्स। अब हम देख रहे हैं जो ट्रू एंड फॉल्स है। पहला क्वेश्चन है द्वितीयक आंकड़े मौलिक होते हैं। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्राथमिक जो आंकड़े होते हैं, जो पहली बार अनुसंधानकर्ता एकत्रित करता है, वो होते हैं मौलिक। तो इसलिए ये फॉल्स। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक आंकड़ों के संकलन में अपेक्षाकृत अधिक धन, समय और परिश्रम की आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल सही है कि यहाँ वहाँ ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि दूसरा क्या है? सत्य है। तीसरा जो क्वेश्चन है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयुक्त होती है। जो तीसरा क्वेश्चन है ये गलत है। जरूरी नहीं है कि विस्तृत स्थान के लिए हो। देखिएगा, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। ये यहाँ पर ये जो तीसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर हम बताएंगे ये गलत है, असत्य है। देखो, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, ये असत्य है। कोई जरूरी नहीं कि विस्तृत क्षेत्र हो। यदि हम दूसरे व्यक्तियों द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों को प्रयोग करते हैं तो ये द्वितीयक आंकड़े हैं। ये बिल्कुल सही है, ट्रू ऑप्शन है कि हाँ ये बिल्कुल कैसे आंकड़े हैं? ट्रू है ये, यानी कि द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। दूसरे व्यक्तियों द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों का प्रयोग करते हैं तो ये द्वितीयक आंकड़े बिल्कुल सही है। तो ये क्या है? ट्रू है। ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा? फोर्थ क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, आंकड़े गुणात्मक तथ्य होते हैं। ये फॉल्स है क्योंकि आंकड़े मात्रात्मक पहलू हैं या मात्रात्मक तथ्य हैं। हमने पहले भी क्वेश्चन कराया है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या संबंधी आंकड़े
प्राथमिक होते हैं। जो जनसंख्या संबंधी जो आंकड़े हैं वो प्राथमिक होते हैं। यहाँ पर हमने छठा क्वेश्चन देखा तो ये सही है। देखिएगा, जनगणना संबंधी आंकड़े प्राथमिक होते हैं। हाँ, जनगणना जो होती है वो तो प्राथमिक आंकड़े हैं। पहली बार अनुसंधानकर्ता अपनी मर्जी से उसके सामने जाएगा और बात करेगा और एकत्रित करेगा आंकड़े। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान प्रक्रिया में जो आंकड़े प्रथम बार एकत्रित किए जाते हैं उन्हें द्वितीयक आंकड़े कहा जाता है। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है 7वां, देखो क्या कह रहा घुमा फिरा के कि जो आंकड़े पहली बार अनुसंधान प्रक्रिया में जो आंकड़े एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा हिला लेते हैं। अनुसंधान प्रक्रिया में जो आंकड़े प्रथम बार एकत्रित किए जाते हैं उन्हें द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। गलत है, उन्हें कहते हैं प्राथमिक आंकड़े, इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि सीमित क्षेत्र में लागू होती है। देखिएगा, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि सीमित क्षेत्र में लागू होती है। ये असत्य है। क्या है ये? असत्य है, ये फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना विधि या संगणना विधि ऐसे अनुसंधानों के लिए उपयुक्त है जिनका क्षेत्र सीमित है। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जिनका क्षेत्र क्या है? सीमित है। जनगणना विधि, क्योंकि उसमें प्रत्येक मद का अध्ययन करना पड़ता है, तो ये वहाँ ठीक है जहाँ पर सीमित क्षेत्र होता, तो ये ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है। ये देखिएगा, जनगणना विधि ऐसे अनुसंधान के लिए उपयुक्त है जिनका क्षेत्र सीमित है, तो यहाँ पर ये 9वां क्वेश्चन है, ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यादर्श विधि द्वारा एकत्रित सूचना अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय तथा शुद्ध होती है। ये हमारा 10th क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे कि 10वां जो क्वेश्चन है वो क्या है। देखिएगा, न्यादर्श विधि द्वारा यानी कि सैंपल द्वारा एकत्रित सूचना अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय और शुद्ध होती। नहीं, ये गलत है, क्योंकि न्यादर्श द्वारा नहीं, जनगणना विधि द्वारा ज़्यादा एक्यूरेट सूचना होती है, ज़्यादा विश्वसनीय आंकड़े होते हैं। उसका यही कारण है कि जो जनगणना जो विधि है उसमें हम प्रत्येक इकाई का एक इकाई का मतलब ध्यान रखते हैं। देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन क्या था कि न्यादर्श विधि द्वारा एकत्रित सूचना अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय और शुद्ध होती है। नो, ये फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है, संगणना विधि सर्वेक्षण को अधिक उपयुक्त विधि है सर्वेक्षण की, क्योंकि इसमें लागत तथा समय कम लगती है। 11वां जो क्वेश्चन है ये असत्य है, जो कि संगणना विधि उपयुक्त तो है लेकिन इसमें लागत और समय कम लगता है। ये गलत है, क्योंकि इसमें तो बहुत अधिक लगता है। ये फॉल्स है। आगे देखेंगे, न्यादर्श विधि में पक्षपात की संभावना अधिक होती है। जो 12वां क्वेश्चन है ये सही है कि इसमें ज़्यादा पक्षपात की भावना हो सकती है। ये ट्रू है। अगला क्वेश्चन हमारा है 13वां, न्यादर्श का एक आवश्यक तत्व है कि समग्र की सभी इकाइयाँ एक दूसरे पर निर्भर होनी चाहिए। देखो बच्चों, न्यादर्श का एक आवश्यक तत्व है कि समग्र की सभी इकाइयाँ एक दूसरे पर निर्भर होनी चाहिए। असत्य है। सभी इकाइयाँ स्वतंत्र होनी चाहिए। न्यादर्श का एक आवश्यक तत्व यह है कि समग्र की सभी इकाइयाँ एक दूसरे पर निर्भर नहीं बल्कि स्वतंत्र होनी चाहिए, वो आना चाहिए था, इसलिए ये फॉल्स है यानी कि असत्य है। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमने अभी कराए, ये 2 लेसन के MCQ और ट्रू फॉल्स हमने कराए हैं, और जो बाकी जो लेसन है उनके भी हम ट्रू फॉल्स और